देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 का बी। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 खंड बी, यानी हम लोग इसको पढ़ते हैं खंड 43 खंड बी, यानी 43 के बी किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 50 तक जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया, राज्यों का संघ, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया, आर्टिकल नंबर 1। और वर्तमान में 28 राज्य प्लस 8 यूटी, यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो आर्टिकल 1 में क्या बताया गया, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में बताया गया नए राज्यों का प्रवेश, यानी नए राज्यों का प्रवेश होगा अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में बताया गया 2 और 3 में बहुत ही थोड़ा सा का डिफरेंट है, यानी थोड़ा सा का अंतर है। अनुच्छेद 3 में यह बताया गया नए राज्यों का निर्माण, यानी नए राज्यों का निर्माण करना है। तो जैसे में नामों सीमाओं में परिवर्तन, यानी नाम चेंज करना है या सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत। या नए राज्यों का निर्माण करना, यानी एक राज्य मान लीजिए क्या है पहले से, उससे अलग एक नए राज्य का निर्माण करना है, यानी अलग करके। तो नए राज्य का अलग करके निर्माण करना, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3। और नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। और जो हम लोग ऊपर देखें वो किस भाग में, भाग 1 में है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जो क्या बताता है, नागरिकता। और भाग कितना में, 2, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता। उसके बाद आता है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35। और भाग पूछेगा तो भाग 3। तो अब शुरू होता है इंपॉर्टेंस आर्टिकल, अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, तो अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद 15 में बताया गया धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर विभेद पर निषेध, यानी भेदभाव आपको नहीं करना है, किसी भी जाति धर्म या मूल वंश के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद 16 में बताया गया अवसर की समानता। जो ये सब जो अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यानी अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। और इसको आप जितना स्टार लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, क्योंकि ये सब जो अनुच्छेद है एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम दीजिए, बिहार एसआई का एग्जाम दीजिए, यूपीएसआई का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, यानी आप कोई भी एग्जाम दीजिए आपसे पूछा जाएगा। इस पे लिखा नहीं है कि आपको रेलवे में पूछा जाएगा, बिहार एसआई में पूछा जाएगा, बीपीएससी में पूछा जाएगा, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता कहने का मतलब छुआछूत का अंत, अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी जो भी आपको उपाधि दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 19, यानी आप कहीं भी आप सभा बुला सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। आप भाषण दे सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। ये मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद 21 के ए में बताया गया जहां भी अनुच्छेद 21 के ए में, यानी जो खंड जुड़ा रहेगा, इसका कहने का मतलब है संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है, यानी 21 के जो ए जोड़ा गया है, ये इसका कहने का मतलब इसमें संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21 के ए में क्या बताया गया, शिक्षा का अधिकार, यानी अगर आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यानी अनुच्छेद 21 के ए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और इसमें क्या शामिल है, शिक्षा का अधिकार। संविधान कौन सा था संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। और संविधान में संशोधन किया जाता है
किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। और ये कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया। इसको नोट कर लीजिएगा। संविधान में जो हम लोग संशोधन करते हैं किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद नंबर 368। इसको लिए कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। यानी ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं साउथ अफ्रीका से इसको लिए हैं। और राइट टू इन्फॉर्मेशन है और राइट टू एजुकेशन। आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का था? 2009 का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का था। लागू कब से हुआ? 2010 से, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है कब का था? 2009 का। लागू कब से हुआ? 2010 से। और एक है RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था? 2005। इसको भी लिख लीजिए या आप कन्फ्यूजन कर जाइएगा दोनों में। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार 2005। और यहाँ पे अगर सिर्फ हम लोग कर देंगे ई तो चेंज हो जाएगा आंसर, यानी RTE राइट टू इन्फॉर्मेशन ये कब का था? 2009। तो दोनों में कन्फ्यूजन आप नहीं करिएगा। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम कारखानों में बालकों पर प्रतिबंध। तो यहाँ हम कट कर दे रहे, यानी 14 वर्ष से कम के बालकों को आपको कारखानों में नहीं लगाना है। इस पे क्या प्रतिबंध है? निषेध है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है? अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित है। अनुच्छेद 30 जो है किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित है। उसमें ये बताया गया कहीं भी शिक्षण संस्थान यानी आप खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्ग को। यह किस में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 30 में। यानी 29 और 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। और हाई कोर्ट पूछेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत। जब हम लोग 50 ऊपर करेंगे तो हम सारा कवर कर लेंगे अनुच्छेद, यानी 3 से 4 वीडियो में हम सारा अनुच्छेद को कवर कर लेंगे। आज हम लोग कहाँ तक करेंगे? 1 से लेकर 50 तक। तो अनुच्छेद 32 में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का रीट जारी करेगा। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बोले कहते हैं? अनुच्छेद नंबर 32 संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर आप लिखिएगा एक नोट करके, देखिए हम आपको आगे लिखा दे रहे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा DPSP। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 35 से लेकर 51 तक। DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? DPSP। अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। तो अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 43 के ए सहकारी समिति। अनुच्छेद 43 के ए में क्या बताया गया? सहकारी समिति। अनुच्छेद 44 सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में क्या है? सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में क्या है? शिक्षा का अधिकार, अधिकार करें शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 45। यानी आपसे पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शिक्षा संबंधित है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45। यानी 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान कहाँ? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 के का पर्यावरण के संरक्षण। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। और यहाँ पे लिख लीजिएगा DPSP जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 35 से लेकर
51 तक, और भाग पूछेगा तो भाग क्या हो जाएगा 4। भाग पूछेगा तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत लिख लीजिएगा। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से 51 भाग 4, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं DPSP। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। अब हम लोग चलते प्रश्न पे। प्रश्न है संविधान यानी भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 के बी डॉट से संबंधित है। तो 43 के बी किससे संबंधित है? सहकारी समिति। ये किससे संबंधित है? सहकारी समिति। देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे हम आपको बताया सहकारी समिति। देखिए 43 के ए लिखा गया यहाँ पे इसको बी करिए, 43 के बी, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 43 के बी, 43 के बी सहकारी समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखें, और इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक PDF, वहाँ सब जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो का पूरा जरूर देखें, और एक पेन और कॉपी आप अपने पास जरूर रख लें। जो भी आपको नोट कराया जाता है उसको नोट करते जाना आपको, और वीडियो को पूरा देखना है। यानी आप चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को क्या करना है आपको पूरा देखना है, और वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दे। यानी आपको लास्ट में कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या चेंज करना चाहिए वीडियो में, ये सब आपको सारा कमेंट करके बताना है। क्योंकि आप जब तक फीडबैक नहीं दीजिएगा तो हमको ये मालूम नहीं चलेगा कि वीडियो में कमी क्या है या इसमें और क्या ऐड करना चाहिए। तो वो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक रहता है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो अपना फीडबैक देना न भूलें। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो स्पेशल टॉपिक में है दिवस, यानी जो भी दिवस इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग सारा आज कंप्लीट कर लेंगे। यानी 12 मंथ का जो भी दिवस होता है, 12 मंथ में हाफ मतलब यानी 6 मंथ का आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रख लें। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिवस को देखना। यहाँ पे लिखा गया महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस, तो पहला जो दिवस है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कहाँ थे, वापस आए थे भारत। 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से कहाँ आए थे, भारत वापस आए थे। इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। तो आपसे प्रश्न पूछेगा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। यहाँ पे नोट करके लिखिएगा 9 जनवरी, 9 जनवरी। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। और किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, मोस्ट इंपोर्टेंट। पराक्रम दिवस 23 जनवरी किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब हो जाएगा? 25 जनवरी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च।
कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस हम आपको बताए थे 22 का आंकड़ा। 22 का आंकड़ा में ये बताए थे कि जो लगातार में यानी मंथ जो रहेगा लगातार रहेगा और बाकी जो डेट रहेगा सेम रहेगा, यानी 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये जो तीनों है डेट सेम रहेगा, सिर्फ मंथ क्या होगा? चेंज होगा। तो हम सबसे पहले आपको बताए थे पृथ्वी क्या आया था, यानी जल था। सबसे पहले क्या था? जल था। फिर क्या बना? थल, यानी जल पे बना थल। तो सबसे पहले विश्व जल दिवस कब मनाया जाएगा? 22 मार्च, यानी विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। पृथ्वी दिवस, तो अभी हम आपको बताया क्या 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। फिर क्या बना? पृथ्वी, यानी 22 अप्रैल को क्या हो जाएगा? पृथ्वी दिवस। उसके बाद पृथ्वी पे क्या आएगा? विविधता आएगा। और 22 मई क्या हो जाएगा? जैव विविधता दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब हो जाएगा? 22 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती दिवस, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 24 अप्रैल। विश्व श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। विश्व नर्स दिवस 12 मई। विश्व नर्स दिवस 12 मई। विश्व जैव विविधता दिवस, तो मैं अभी आपको क्या बताएं? 22 मई। देखिए एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या होगा? जल होगा। जल पे क्या बनेगा? थल बनेगा, यानी पृथ्वी। और पृथ्वी पे क्या आएगा? विविधता। तो 22 मार्च पूछेगा विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पूछेगा विश्व 22 मार्च पूछेगा विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पूछेगा पृथ्वी दिवस, 22 मई पूछेगा जैव विविधता दिवस। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। वर्ल्ड मिल्क डे, यानी विश्व दूध दिवस, एक कब मनाया जाता है? 1 जून, 1 जून। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट दिवस। तो इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे बताया जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। और पर्यावरण दिवस 5 जून को क्यों मनाया जाता है? 5 जून 1972 को यूएनईपी का स्थापना हुआ था। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का स्थापना कब हुआ था? 5 जून 1972 को। और यूएनईपी का मुख्यालय का नैरोबी केन्या में, ये भी आप याद रखिएगा, नैरोबी केन्या। इसलिए हम लोग 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। तो अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया? विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह हम आपको बताया विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब हो जाएगा? 10 जनवरी। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? तो एक कल भी आपको बताया गया था कि संवाद कौमुदी नामक अखबार का शुरुआत किसने किया? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? 1828 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर सेकेंड। अकबर सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अकबर द्वितीय। या अकबर सेकेंड बोलिए या द्वितीय बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड मतलब हो गया इंग्लिश और द्वितीय मतलब क्या हो गया? हिंदी हो गया। तो अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय। और राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, 2 अखबार मोस्ट इंपोर्टेंट है, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार शुरू किया गया था। और ईश्वरचंद विद्यासागर का संबंध किससे था? 1856। क्या था? विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और देखिए, शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका का शुरुआत कौन किए थे? शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था?
केसर ए हिंद। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 देखिए यहाँ पे नोट करिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें ये प्रश्न पूछता कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया और गोली किसने चलाया? तो हम आपको बताए थे कि एक है जनरल ओ डायर, एक है कर्नल आर डायर। एक क्या है? जनरल ओ डायर, हम यहाँ पे लिखते हैं ओ डायर, और एक क्या है? कर्नल आर डायर, कर्नल आर डायर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्डर देना। तो ऑर्डर मतलब हो जाएगा आदेश, तो यानी आदेश किसने दिया? जनरल ओ डायर। आदेश, आदेश कौन दिया? जनरल ओ डायर। और गोली किसने चलाया? कर्नल आर डायर। तो इसमें आप कंफ्यूजन आज के बाद आप नहीं करिएगा। चलाया, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं चलाया, यानी गोली चलाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय समावेशन का विवरण हो सकता है? वित्तीय समावेशन, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का विवरण हो सकता है। ऑप्शन ए दे रहा है वित्तीय लेन देन के लिए मोबाइल फोन का उपयोग, अपने ग्राहक को जाने मानदंडों का कार्यान्वयन, निःशुल्क पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा, निर्धनों को सस्ते मूल्य पर, ध्यान से पढ़िए, निर्धनों का मतलब जो गरीब व्यक्ति हो, यानी निर्धन हो मतलब जिसके पास धन न हो, निर्धनों को सस्ते मूल्य पर वित्तीय सेवाओं का वितरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय समावेशन का विवरण हो सकता है? तो निर्धनों को सस्ते मूल्य पर वित्तीय सेवाओं का वितरण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। जो भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछा गया। जो भी आपको प्रश्न कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर प्रश्न है। जो भी अगर एग्जाम दिए होंगे उनको ये मालूम होगा कि जो प्रश्न प्रीवियस ईयर है या नहीं है। जो नए होंगे अभी उनको ये मालूम नहीं होगा कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, या प्रश्न में जब आपको आंसर की दिया जाता है तो आप देख सकते हैं कि आंसर उसका यहाँ दिया रहता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे कट गया। तो जो एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम होगा, लेकिन जो एग्जाम नहीं दिए वो भी आराम से बिल्कुल पढ़े, कहीं से किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। यानी मैक्सिमम कोशिश रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। तो इस प्रश्न का जो आंसर राइट होगा क्या होगा? अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। दक्षिण गंगोत्री है, भारती है, मैत्री है, ये तीनों है, लेकिन दक्षिण यमुनोत्री इसका राइट आंसर होगा ये नहीं है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र है, तो कोई 3 में से एक ऑप्शन देगा और बाकी जो ऑप्शन रहेगा अलग से मतलब दे देगा। तो तीनों नाम आप याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन। तो ये आप याद रखें, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, E300 का सामान्य नाम बताइए। ये शायद आप प्रश्न पहली बार देख रहे होंगे, कहीं भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ए, किसका सामान्य नाम E300 का सामान्य नाम है? यानी E300 का सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी, विटामिन सी, तो इसका सामान्य नाम क्या है? विटामिन सी। और विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन डी की कमी से रैकेट्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है?
गर्भाशय ग्रीवा किसको बोलते हैं? योनि से लेकर गर्भाशय तक जोड़ने वाले मार्ग को क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। ध्यान से सुनिए, योनि से लेकर गर्भाशय तक जोड़ने वाले मार्ग को क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। तो यहाँ प्रश्न पूछा कि गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है, यानी हार्मोन का नाम बताना है। तो नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तरफ प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टेरॉन एक किससे संबंधित है? ये पुरुषों में, यानी पुरुषों से संबंधित है। प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टेरॉन हार्मोन किससे संबंधित है? पुरुषों से। और महिलाओं में ऑक्सीटोसिन। ये आप याद रखिएगा। तो ये राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। और सीधा प्रश्न पूछेगा प्रोजेस्टेरॉन यानी निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? आहार नाल का हिस्सा नहीं है, तो नहीं पे आप ध्यान दिल करिए। नहीं है पूछ रहा है। मलाशय है, ग्रास नली है, श्वास नली कहने का मतलब है, श्वास नली कहने का मतलब सांस जो लेते हैं उसका हिस्सा है। आहार नल का हिस्सा नहीं है, किसका हिस्सा है? श्वास नली, श्वास जो लेते हैं उसका हिस्सा है। तो ये इसका तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि सिंपल प्रश्न है। प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नल का हिस्सा नहीं है, तो नहीं कहने का मतलब श्वास नली, श्वास नली आहार नल का हिस्सा नहीं है। ग्रसनी भी है, ग्रास नली भी है और मलाशय भी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये किसका श्वास मतलब श्वास नली किसका हिस्सा है? तो श्वास नली श्वसन तंत्र का हिस्सा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री शशि शंकर इनमें से किस संस्थान के मुख्य प्रबंध निदेशक हैं? यहां पे लगाया मुख्य प्रबंध निदेशक, ONGC। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। और आपको जो आंसर इसका बताना कि ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है। ये प्रश्न पूछा गया, ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये आपको याद नहीं करना क्योंकि करेंट का प्रश्न है, तो करेंट का प्रश्न ज़्यादा आपको दिमाग पे लोड नहीं देना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मतलब करेंट का प्रश्न अभी का ज़्यादा दिमाग पे आपको लोड नहीं देना। आपको क्या करना है कि जब भी आप एग्जाम दीजिएगा उससे पहले का करंट यानी साल भर 6 महीने का करंट आप याद कर लीजिएगा। IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ये सब पेंशन देने का काम करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका सीधा फुल फॉर्म पूछेगा कि IRDA का पूर्ण रूप क्या है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने डॉट को कोविड-19 वैक्सीन के संवितरण हेतु अधिकृत समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये भी करेंट का प्रश्न है। तो करेंट का प्रश्न, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर RS शर्मा। केंद्र सरकार ने किसे कोविड-19 वैक्सीन के संवितरण यानी वितरण हेतु अधिकृत समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? नाम क्या है? RS शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप याद रखिएगा सीधा। ये सब जो प्रश्न है फैक्ट प्रश्न आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिस। एंथोसाइनिस निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है? एंथोसाइनिस। एंथोसाइनिस। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार क्रिस्टलिना जॉर्जिया इनमें से किस या किसकी प्रबंध निदेशक थी? ये प्रश्न तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया गया। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना
कौन करता है, मतलब ब्रिक्स के द्वारा इसका स्थापना किया गया। ब्रिक्स देशों को द्वारा चलता है, ब्रिक्स देशों के द्वारा, मतलब ब्रिक्स एक संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ, संघाई चीन। अब याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, संघाई चीन में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और अंतरराष्ट्रीय देखिए ये दोनों आप याद रखिएगा, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और विश्व बैंक दोनों का स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत किया गया था। ये प्रश्न पूछा जाता है, दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र, इसका स्थापना कब हुआ है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, UN 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका भी मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क अमेरिका में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और ये दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका। इसका टोटल अंक कितने हैं, 6, जिसमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है UNSC, यहाँ पे आप नोट करिएगा UNSC, इसका फुल फॉर्म ये होता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल। और इसका जो सदस्य देश है कितना है टोटल, 15। 10 हो जाएगा अस्थायी, अस्थायी, ये अस्थायी हो जाएगा और ये हो जाएगा अस्थायी। देखिए UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के टोटल सदस्य कितने होते हैं, 15। टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी, 5 होते हैं अस्थायी। और इनके पास क्या होता है, वीटो पावर। जो अस्थायी होते हैं उनके पास क्या होता है, वीटो पावर। और जो अस्थायी होते हैं इनका जो कार्यकाल रहता है कितना रहता है, 2 वर्षों का कार्यकाल रहता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अस्थायी में कौन कौन आता है देश, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, रूस और एक हो जाएगा अमेरिका, यानी जिसको हम बोलते हैं USA। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। और UN का एक जो अंग है जिसका नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, लेकिन अपवाद है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में नहीं है। बाकी जितने भी UN का सदस्य यानी अंग है सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। लेकिन एक जो अपवाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, द हेग नीदरलैंड में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ये जो प्रश्न पूछा गया तो ये सब जो ऑप्शन आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। प्रश्न पूछा ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। नाम क्या है, एडमिरल सुशील कुमार, एडमिरल सुशील कुमार। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अरुंधति रॉय, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पुस्तक आप नाम याद रखिएगा, अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, किसके द्वारा लिखा गया, अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे। सुभाष चंद्र बोस 1939, सुभाष चंद्र बोस 1939 में। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी से बनेगा। क्या क्या प्रश्न बनेगा, महात्मा गांधी दांडी मार्च कब शुरू किए, 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक चला था। शुरू कहाँ से हुआ था, साबरमती से। कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को। जाकर समाप्त कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ, दांडी। टोटल कितने दिनों तक चला था ये यात्रा, 24 दिन। टोटल कितने अनुयायी शामिल थे, 78। डिस्टेंस कितना था,
385 किलोमीटर, और मील में पूछेगा तो 240 मील। ये आप जरूर याद रखिएगा। और एक हुआ था पूना पैक्ट 1932 में। प्रश्न पूछेगा पूना पैक्ट किसके बीच हुआ, कब हुआ? 1932 में महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में पूना पैक्ट, पुणे के येरबादा जेल में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों, देखिए 1 मिनट रुकिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए। तो नाम क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश। तो इसका तो आंसर आप कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लोरोफिल भी शामिल रहता है। वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है? नाम क्या है? अमेरिकी डॉलर। यूरो कहाँ का है? जापान, आप याद रखिएगा, यूरो जापान। और दिनार कहाँ का है? तो दिनार 5-6 देशों का है, जैसे में कुवैत हो जाएगा। तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार मौजूद हैं? भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार मौजूद हैं? तो कितने हैं? 2। तो नदी से रिलेटेड प्रश्न जो पूछेगा आपसे क्या क्या पूछेगा? पहला तो आप बता दीजिएगा भारत की गंगा। भारत का गंगा, गंगा को कहते हैं। लेकिन प्रश्न पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा। एक प्रश्न पूछेगा दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। दक्षिण की गंगा, ध्यान से सुनिए, दक्षिण की गंगा गोदावरी, इसमें भारत कहीं भी नहीं लगा। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, इसमें भारत लग रहा है कि नहीं? लग रहा। यानी दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण की गंगा गोदावरी। ये प्रश्न आपसे पूछेगा नर्मदा और ताप्ती दोनों बहती है पूरब से पश्चिम, यानी ये क्या बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है, ये क्या बनाती है? जवार नदमुख, यानी एक्सचूरी बनाती है। इसको बोलते क्या? एक्सचूरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों कहाँ गिरते जाके? अरब खाड़ी में। ये प्रश्न पूछा। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ प्रश्न पूछेगा सिंधु नदी से रिलेटेड। यहाँ पे मानसरोवर झील, यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटिश भारत में पहले राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ? बंगाल से। तो ये प्रश्न जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछेगा पहली बार, तो अधिकतर आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल। यानी क्रांतिकारी से रिलेटेड मैक्सिमम प्रश्न बंगाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1905 में विदेशी को बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को बहिष्कार करो। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। यह प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 1 मिनट रुकिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? MS ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो क्या क्या हिस्सा? पावर पॉइंट है, वर्ड है, एक्सेल है, प्रोजेक्ट्स ये नहीं है। प्रोजेक्ट जो है MS ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्या क्या सुधार करना चाहिए, क्या क्या ऐड करना चाहिए, क्या क्या इसमें चेंजेस करना चाहिए। ये आप जरूर अपना राय दीजिएगा। और यानी
आपको क्या करना है, कमेंट करना है वीडियो के बारे में कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा तो हम कमेंट को हम डेली रीड करते हैं, यानी जो भी आप कमेंट करते हैं उसको हम डेली रीड करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो अपना कमेंट जरूर करिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।